चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ओके, शेयर का मतलब क्या होता है? वेयर द कैपिटल डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट, इस सेगमेंट इज नोन एज शेयर। जहां पे क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं, उस हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। जैसे मान लो कि एक कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए का जरूरत है, ठीक है, और वो डिसाइड करना चाहता है कि उसके एक शेयर का कीमत 100 रुपया हो। कितना हो? 100 रुपया से वो बिगिन करना चाहता है। यानी 50 लाख को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तब कितना आ जाएगा अपना? 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000 शेयर। मतलब 50,000 शेयर, मतलब 50,000 नंबर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। 5 लाख रुपया है और एक मान लो कि हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि अगर ये 50 लाख रुपया मुझे जरूरत है तो मैं हर एक लोगों से अगर 100 रुपया करके लूं तो यानी 50 लाख को 100 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो गया? 50,000। ये नंबर्स हो गए। क्या हो गए? नंबर्स। अब ये जो जितना 100 रुपया जो दाम है, जो जितना खरीदेगा वो उसका क्या हो जाएगा? शेयर। एक तरीके का हम लोग सिंपल सा बोलते हैं, जो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है कंपनी में वही उसका क्या कहलाता है? शेयर। तो वेयर द कैपिटल डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट, इस सेगमेंट इज नोन एज शेयर। उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर के मेथड, पहला हम लोग शेयर का वैल्यूएशन कैसे करते हैं कि शेयर का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसके लिए 3 मेथड बनाया गया है। एसेट बैकिंग मेथड, जिसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, फिर अर्निंग मेथड या फिर यील्ड मेथड, और फेयर वैल्यू मेथड। कहने का मतलब हो रहा है एसेट, ये 3 मेथड क्यों बनाया गया है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का डेटा देखते हैं कि कंपनी का क्या एसेट्स का और लायबिलिटी का पोजीशन है, उसको देख के हम लोग कंपनी का क्या करते हैं? शेयर का वैल्यू निकालते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी का अर्निंग को ही देख के निकाला जाए। कई सारे कंपनियां क्या करती है, अर्निंग ज्यादा ना करे अलग बात है, लेकिन अपना एसेट्स बहुत ज्यादा क्रिएट करके रखती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे अगर हम लोग चाहते हैं कि उसका प्रॉफिट को नहीं, उसने जो एसेट्स बनाया है उसको देख के हम उसका वैल्यूएशन करें, तो उसको एसेट बैकिंग बोलते हैं। अगर मान लो मार्केट में कोई नया नया कंपनी आता है तो वो स्टार्टिंग में तो इतने एसेट्स क्रिएट नहीं कर सकता, तो वैसे कंपनी का हम लोग शेयर कैसे वैल्यूएशन करेंगे? तो ज्यादातर अभी हम लोग उसका करंट क्या देख सकते हैं? अर्निंग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अर्निंग देख सकते हैं। तो उसका अर्निंग देख के ही हम लोग क्या करेंगे? उसके शेयर का वैल्यू को निकालेंगे। और बहुत ज्यादा पुराना कंपनी हो गए हैं तो हम लोग उसका दोनों चीज को देखेंगे, अर्निंग भी देखेंगे और एसेट भी देखेंगे। तो इन दोनों को जब मिलाकर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू मेथड। तो ये 3 बेसिस है जिसके बेसिस पे हम लोग शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। पहला क्या है? एसेट बैकिंग मेथड, मतलब इसमें कंपनी का एसेट्स या फिर लायबिलिटी का पोजीशन को देख के हम लोग शेयर का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा क्या है? अर्निंग, कंपनी का जो अभी करंट अर्निंग जो कर रही है कंपनी, उसके बेसिस पे निकालते हैं। एंड थर्ड वन क्या है? फेयर वैल्यू मेथड। दोनों को हम लोग कंपेयर करके करते हैं, उसका एसेट्स भी देखते हैं और प्रॉफिट भी देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू मेथड। क्लियर है? अब हम लोग पहला फॉर्म ये शुरू करने जा रहे हैं, एसेट बैकिंग मेथड। एसेट से अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। अगर कंपनी का बैलेंस शीट दिया हो तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटी दोनों होते हैं, तब आपका मर्जी, आप एसेट से अप्रोच लीजिए या लायबिलिटी अप्रोच लीजिए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लायबिलिटी का ही इंफॉर्मेशन दिया है, एसेट्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी अप्रोच ही लेना पड़ेगा। अगर कंपनी का सिर्फ एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तब क्या करना पड़ेगा? एसेट्स अप्रोच। लेकिन जब कंपनी का पूरा बैलेंस शीट दिया रहेगा तब आपके ऊपर है, या तो आप एसेट से अप्रोच करिए या तो आप लायबिलिटी अप्रोच करिए। क्लियर है? अब इसी को हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आप एसेट से अप्रोच से निकालते हैं तो कैसे निकालोगे? अभी कौन सा मेथड करने जा रहे हैं? एसेट्स बैकिंग मेथड। इसमें हम लोगों को क्या देखना है? कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन। अगर हम लोगों के सम्स में पूरा बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? आप अपने अनुसार एसेट्स अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच कोई भी लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लायबिलिटी दिया तो लायबिलिटी अप्रोच करना पड़ेगा, सिर्फ एसेट दिया तो एसेट अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्लीट बैलेंस शीट दिया तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, पर बेस्ट कौन रहेगा? एसेट से अप्रोच। बेस्ट कौन रहेगा? एसेट से अप्रोच। तो एसेट अप्रोच करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? नॉन करेंट एसेट्स लेते हैं। नॉन करेंट एसेट में क्या क्या? फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। फिक्टिटियस एसेट नहीं लिया जाता है। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जोड़ के बाहर लेते हैं।
फिर आपका करंट एसेट लेते हैं। करंट एसेट में आप लोगों को पता है स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, अक्रूड, ठीक है, कैश एंड बैंक, इसमें सब आता है। तो इन लोगों को जोड़ के बाहर किए। उसके बाद हम लोग लेस करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में दो आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आप लोग को पता है डिबेंचर और लोन आते हैं, और करंट लायबिलिटी में पता है क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्री रिसीव्ड, ये सब आते हैं। तो इनको जोड़ के भी बाहर निकाले और इससे इसको लेस किए। तो ये जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। यहाँ शेयर होल्डर लिखा गया है, मतलब ये वाला जो अमाउंट है, शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों का इस पे अधिकार है। इसमें किसका अधिकार है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का। अब इसमें से हम लोग लेस कर दे रहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर कोई डिविडेंड एरर है तब माइनस करेंगे, अपने तरफ से नहीं निकालेंगे। अगर डिविडेंड कोई एरर है तो वो भी उसका क्लेम है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। अभी मैंने बोला ये किया है, दोनों शेयर होल्डर का ये राइट्स है इसमें, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट्स हट गया। अब उसके बाद कभी कभी अनकॉल्ड अप इक्विटी शेयर भी होता है। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए हम लोग कॉल किए, 2 रुपए अभी तक बाकी है, तो वो 2 रुपए आप यहाँ पे जोड़ लोगे। उसके बाद जो फाइनल आएगा ये एसेट्स किसके लिए हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा? नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये जो नेट एसेट है वो अमाउंट लिखेंगे और जितना इक्विटी शेयर है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों को लायबिलिटी अप्रोच आता है, तब हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ईएससी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएससी मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो वो भी, इन सबको ऐड करके बाहर करेंगे। इससे लेस करते हैं फिक्टिटियस एसेट, अगर रीवैल्यूएशन लॉस है तो वो भी माइनस करते हैं। इसको जोड़ के बाहर किया और इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होगा, सिर्फ शेयर होल्डर होगा। क्या होगा? फॉर शेयर होल्डर, क्योंकि इसमें भी पूरे शेयर होल्डर का राइट्स है। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम को माइनस करते हैं, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है और प्रेफरेंस डिविडेंड आते हैं। इन दोनों को बाहर निकाले, इससे माइनस किए, तब क्या आ गया? जो भी आया इसमें भी अनकॉल्ड अप कैपिटल ऐड कर देते हैं, तब हम लोग का नेट एसेट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर हो जाता है। मतलब ये जो नेट एसेट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर है, यही इन दोनों का तरीका अलग है। उसके बाद जो हम लोग लेस कर रहे हैं ये टोटल के सेम है, और यहां जो हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल कर रहे हैं ये इक्विटी शेयर का ही करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये किसके लिए था? एसेट्स बैकिंग मेथड के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। सम नंबर 1 में आइए। सवाल पढ़ के पहले आप यही पता करिएगा कि कौन सा मेथड हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तो सम्स के लास्ट में जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर सवाल, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। कौन सा मेथड? वही एसेट बैकिंग मेथड का जो दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो यानी हम लोगों को पहला ही वाला मेथड करना है। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग को लायबिलिटी अप्रोच करना है कि एसेट्स अप्रोच। फर्स्ट आपका प्राइमरी क्या काम रहेगा कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेथड करना है। सेकंड फाइंड आउट करना है कि अगर वो फर्स्ट मेथड है, एसेट बैकिंग मेथड है, तो उसमें लायबिलिटी अप्रोच करना है कि एसेट्स अप्रोच करना है। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहले देखो इशूड कैपिटल दिया हुआ है जिसमें 5000 इक्विटी शेयर है, 10 इज फुल्ली पेड है। फिर एक और 2000 इक्विटी शेयर है, 10 है, जिसमें 5 रुपीज कॉल्ड है, मतलब बाकी 5 रुपया क्या है? अनकॉल्ड है। फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, फिक्टिटियस एसेट है। तो इन्फॉर्मेशन किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? एसेट्स अप्रोच की लायबिलिटी अप्रोच? लायबिलिटी अप्रोच। तो यानी हम लोग को कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए? लायबिलिटी अप्रोच का। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 5 इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कितना है? देखो एक 50,000 है और एक 10,000 है। एक 50,000 है और एक 10,000 है। दिखा तो? ठीक है। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेटर रहेगा। इसमें ऐसे कर दीजिए, फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। ओके, कितना कितना है? 50,000 और 10,000। 50,000 और 10,000। ओके, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हम लोग के टर्म में आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी नहीं है फिर भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद रहे, पर एग्जाम में नहीं रहेगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नील होते हैं। फिर हम लोग लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका है 5000, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। सवाल में देखिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है नहीं है, तो अभी मैं लिख भी नहीं रहा हूं, याद रखिएगा इसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो यहां पे आ गया 65,000। फिर हम लोग लेस करते हैं इसमें फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है। सवाल में फिक्टिटियस एसेट दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा फिक्टिटियस एसेट में एग्जांपल कौन कौन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पीएल का डेबिट, ठीक है, ये सब आते हैं। फिलहाल फिक्टिटियस एसेट दिया हुआ है कितना 450, क्लियर है। इसके अलावा इसमें लेस होता है रीवैल्यूएशन लॉस। तो सवाल में कहीं भी रीवैल्यूएशन लॉस दिया हुआ है नहीं, तो इसको ये कर ले 65,550, 64,550, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एसेट्स मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। फिर इसमें हम लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। तो इसमें हम लोग लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिलहाल वो भी नहीं है। दो चीज आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम में, एक आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक आता है डिविडेंड। यहाँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं है, तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम नील कर देते हैं, ठीक है, 64,550। फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं अनकॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऊपर में जाइए, इक्विटी से पहला नंबर तो फुल्ली पेड अप था, उसके बाद वाला देखिए 2000 इक्विटी शेयर पे स्टैंड नीचे, उसमें से 5 कॉल्ड अप है, तो जो रिमेनिंग 5 है वो अनकॉल्ड अप है। अगर यहाँ 6 कॉल्ड अप होता तो हम लोग 4 क्या लेते हैं, अनकॉल्ड अप लेते हैं, तो जो रिमेनिंग है वो लेना है। तो 2000 इंटू 5, ये 5 जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो ले रहे हैं, कितना हो गया 10,000, दैट्स मीन 74,550। तो अभी हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं नेट, आप लोगों को फॉर्मूला में लिख दिए फुल फॉर्म, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब हम लोग निकालें वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। तो ये जो पहला वैल्यू निकलेगा ये फुल्ली पेड अप का निकलेगा, फुल्ली पेड अप का। तो फुल्ली पेड अप कितना, ₹74,550, और टोटल शेयर है कितना देखो, एक बार 5,000 और एक 2,000, 5,000 और 2,000, टोटल 7,000 शेयर है। तो इसको 7,000 से डिवाइड देना, कितना है ₹10.65, ठीक है। अब इसी में देखो पार्टली पेड अप कैसे निकालेंगे, पार्टली पेड अप, ये जो ₹10.65 आया है ना, जितना अनकॉल्ड अप है, जितना अनकॉल्ड अप है याद रखिएगा, जितना आपका अनकॉल्ड अप है वो माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टली पेड अप, क्या हो जाएगा, पार्ट। फुल्ली पेड अप ऐसे निकलेगा, पार्टली पेड अप में यही जो फुल्ली पेड अप का शेयर है उसमें से जितना अनकॉल्ड अप शेयर है उसको माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा पार्टली पेड अप शेयर का वैल्यू, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, 2 नंबर सम्स में आइए सब कोई। इसमें पहले हम लोग वही फाइंड आउट करते हैं, कौन सा मेथड है, देखिए पहले क्या लिखा है, फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर फुल्ली पेड अप एंड बोथ पार्टली पेड अप, ठीक है। तो पहला वाला मेथड है, इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एक्सटर्नल लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इससे पता चल रहा है कि इसमें भी लायबिलिटी अप्रोच ही करना है। तो आइए पहले कितना है, 19,500 शेयर है 10 रुपीज करके, मतलब 1,95,000 फुल्ली पेड अप है, क्लियर है। उसके बाद 500 इक्विटी शेयर 10 ईच है, उसमें से 8 कॉल्ड अप है, मतलब 4,000 है, ठीक है।
उसके बाद आपका 6% कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितने का? 5 लाख रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस है 5000 का, एक्स्ट्रा कुछ दिया रहेगा जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो उसमें दिमाग मत लगाना, जितना आपको लिखे है सिर्फ उतना पे ही ध्यान देना है। रिजर्व एंड सरप्लस 5000 हो गया। इसके अलावा इसमें एक चीज और आता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो ध्यान रखना, लिखे नहीं है तो एक बार देख लीजिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है सम्स में, नहीं है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो इसको हम लोग बाहर निकालें। कितना हो रहा है? 7,04,000, 7,04,000, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हम लोगों का फिक्टिटियस एसेट्स। क्या इस सम्स में फिक्टिटियस एसेट्स हैं? फिक्टिटियस एसेट का नाम फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, पीएल डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये 4 नाम याद रखिएगा। नहीं, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट्स नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, ओके। 4 नाम कौन कौन? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएल डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो फिलहाल फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है, नील, तो ये 7,04,000 आ गया। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का इसमें पार्टिसिपेंट है। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 5 लाख का है ना। इसमें से देखो नीचे लिखा गया है प्रेफरेंस डिविडेंड आर एरर फॉर 2 ईयर, प्रेफरेंस डिविडेंड 2 सालों से बाकी है। तो वैसे ही 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 6% इंटू 2, बिकॉज ये 2 सालों से बाकी है, तो 60,000, ठीक है। 5,60,000, ओके। देन इसको ये लेस करिए, कितना आ रहा है? 1,44,000, ओके। फिर इसमें से अनकॉल्ड अप कैपिटल, तो कितने शेयर हैं? 500 शेयर है, दिख रहा है जाके, जिसमें से 8 रुपया कॉल्ड हुआ था, यानी 200 रुपया अनकॉल्ड है। कितना होगा भाई? 1000, ओके। देन 1,45,000, ये आपका क्या हो गया? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। देन 1,45,000 और नंबर्स ऑफ शेयर कितने हैं भाई? नंबर्स ऑफ शेयर एक बार देखो 19,500 है और एक बार 500 है। कितने आ रहे हैं? 20,000 से डिवाइड करना, 7.25, ओके। अब यहां पे क्या करना है? 7.25 से जो अनकॉल्ड अप कितना है? 2 रुपया, वो माइनस कर देते हैं, दैट्स मीन 5.25। कोई इशू इसमें? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर सम्स में आइए, देखते हैं। कैलकुलेट, देखिए लास्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, मतलब यही फर्स्ट वाला मेथड है। तो इसमें भी सारा इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है? लायबिलिटी का ही दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है, रिजर्व है, करंट लायबिलिटी है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है इस बार, फिर एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैलकुलेट है, ठीक है। तो आपको इस बार फुल्ली पेड अप वाले को लेके करना है, ये पार्टली पेड अप का जरूरत नहीं है। तो फुल्ली पेड अप का क्या होगा भाई? कितने शेयर है? टोटल शेयर है इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 20, 5,000 इंटू ₹20, दैट्स मीन्स 1 लाख, ओके। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 1000 इंटू 100, 1 लाख, ओके। एंड उसके बाद क्या है? रिजर्व 30,000 का। क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस है, ठीक है। तब ये कितने का हो गया? 2,30,000, 2,30,000, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इसमें फिक्टिटियस एसेट्स है? नहीं, फिक्टिटियस एसेट नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस है। तो फिक्टिटियस एसेट नहीं है तो हम लोग ये लिख दें, रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। इसमें फिक्टिटियस एसेट ना देके रिवैल्यूएशन लॉस दिया, कोई भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं। 12,000 माइनस करें, देन 2,18,000, ओके। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम में आते हैं।
जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 1 लाख का है। ओके, क्या इस बार प्रेफरेंस डिविडेंड के अगेंस्ट में कोई क्लेम है? प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है 2 साल से 3 साल से, इस बार कोई क्लेम नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई क्लेम नहीं है। क्लियर है? तो 1 लाख माइनस कर दें, ठीक है, कितना हो गया 1,18,000। क्या अनकॉल्ड अप कैपिटल है? नहीं है। एग्जाम में नहीं रहेगा तो आप मत लिखिएगा, हम मेरे लिखने का एक ही कारण है कि आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। 1,18,000 अगर आप लिख भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1,18,000। अब इसमें जो भी निकलेगा फुल्ली पेड अप का तो कितना है 1,18,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 5,000। कितने हो रहे देखो 23.6, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत किसी को? क्लिक कर लीजिए। चलिए 4 नंबर सम्स में आइए, यहाँ पे भी लास्ट में पढ़िए फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, दिख रहा है यहाँ पे भी पहला ही वाला मेथड है। अब इसमें आपका कंप्लीट बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओके, लायबिलिटी भी दिया हुआ है और एसेट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एसेट्स लेके करना है, आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है कि लायबिलिटी अप्रोच या एसेट्स अप्रोच, ये हम लोगों का काम है कि हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। तो व्हेन द कंप्लीट बैलेंस शीट इज गिवन यू हैव टू चूज आइदर एसेट्स अप्रोच आइदर लायबिलिटी अप्रोच। तो हम लोग बेटर है कि एसेट्स अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो आइए एसेट्स अप्रोच में सबसे पहले हम लोग लेते हैं नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ओके। आइए समझना नॉन करेंट एसेट्स आपको पहले देखिए 4 नंबर में पहले बैलेंस शीट दिया हुआ है, फिर कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं पहले एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है करेंट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 3,70,000, मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट के वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम लोग रीवैल्यूड फिगर बोलते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यूएशन करोगे तो हमेशा रीवैल्यूड फिगर लेके करोगे। कौन सा? रीवैल्यूड फिगर। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू में चेंजेस आया है, दैट इज 3,70,000। इन्वेंट्री दैट्स मीन स्टॉक, उसमें भी चेंजेस आया है, उसका वैल्यू 1 लाख हो गया है। इन्वेस्टमेंट फेच ओनली 10,000, मतलब इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू 10,000 ही है, ओनली 10,000। उसके बाद डेटर में हम लोग को पता चल रहा है कि 50% डाउटफुल है, तो यानी रिमेनिंग 50% क्या है? करेक्ट है। अगर यहां लिखा रहता कि 60% डाउटफुल है, ठीक है, तो रिमेनिंग 40% क्या रहता? करेक्ट होता। तो मतलब जितना परसेंट डाउटफुल रहेगा रिमेनिंग वाला पोर्शन क्या रहेगा? रीवैल्यूड फिगर रहेगा। मतलब अगर 60% डाउटफुल है तो रिमेनिंग 40% क्या है? रीवैल्यूड है। उसके बाद क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड इज एरर फॉर 5 ईयर, प्रेफरेंस डिविडेंड भी 5 सालों से बाकी है। क्लियर है? तो हम लोग को 4 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें चेंजेस किसमें हुआ? प्लांट में, स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट में और डेटर में। जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगा तो आप लोगों को क्या करना है? उसका रीवैल्यूड फिगर लिखना है, ठीक है। अगर आप एसेट्स अप्रोच से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये ऑलरेडी क्या हो जा रहा है? ये एडजस्टमेंट यूटिलाइज हो जा रहा है, इसीलिए हम एसेट अप्रोच को चूज करते हैं। क्योंकि जब हम लोग एसेट्स अप्रोच से करेंगे तो एसेट्स का वैल्यू, ये जो एडजस्टमेंट दिया ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन जब लायबिलिटी अप्रोच से करोगे तो ये एडजस्टमेंट तो यूटिलाइज नहीं होगा, तो इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा अलग से। क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट जो बढ़ रहा है और घट रहा है उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? रीवैल्यूएशन में। वहां जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसका इंपैक्ट पड़ेगा कहां पे? आपका वही लायबिलिटी अप्रोच में जब करते हो। क्योंकि अगर हम लोग लायबिलिटी अप्रोच से करते हैं तो वहां तो सारा लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोई एसेट्स का इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। बट यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिया है ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एसेट्स के ऊपर दे रहा है। यानी अगर आप सवाल कर लेते हो तो ये एडजस्टमेंट तो यूटिलाइज नहीं हुआ, जाके हम लोग को वैल्यू ऑफ शेयर जो निकालना है ये एसेट्स को ये एडजस्टमेंट को बेस करके निकालना है। तो अगर आप लायबिलिटी अप्रोच करते हैं तो रॉन्ग नहीं है, इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन के द्वारा ये क्या होगा? ये एडजस्टमेंट यूटिलाइज हो जाएगा, वहां पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा और वही प्रॉफिट एंड लॉस आप क्या करोगे? यहाँ पुट कर दोगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एसेट्स अप्रोच करते तो आपको रीवैल्यूएशन बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसेट्स ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जा रहा है। वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगर मान लीजिए लायबिलिटी का होता है तो भी तो हम लोग का यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी आता ही है। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ता और घटता है तो ज्यादातर क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी वाला होता है।
हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो देखा जाए ज़्यादातर जो रिवैल्यूएशन होता है वो इन्हीं चीज़ों का होता है। तो एसेट्स अप्रोच में ये सारा चीज़ तो क्या हो जा रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है। इसीलिए आपको बेटर होगा कि आप एसेट्स अप्रोच ही करिए, क्योंकि आपको फिर अलग से रिवैल्यूएशन बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लायबिलिटी अप्रोच भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, बट आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला है फिक्स्ड एसेट्स, इसमें हम लोग लेते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने क्या हैं, 2,20,000 के, ठीक है। फिर सॉरी, लेकिन 2,20,000 तो नहीं लेना है, लेना कितना है, 3,70,000 रिवैल्यूड फिगर लेना है। ओके, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी रिवैल्यूड फिगर 10,000 दिया हुआ है, वही लेंगे। क्लियर है? ये दोनों हो गया 3,80,000, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे करेंट एसेट्स, ओके। याद रखिएगा फिक्टिटियस एसेट रहेगा तो नहीं लेना है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टॉक का भी वैल्यू दिया हुआ है, रीवैल्यू देखिए, स्टॉक का वैल्यू 1,00,000 दिया हुआ है, वो लेंगे। फिर उसके बाद डेटर्स दिया हुआ है, तो डेटर्स कितना दिया हुआ है, 40,000। तो इसका हम लोग रिमेनिंग 50% ले रहे हैं, जो बचा हुआ है, क्योंकि बाकी 50% डाउटफुल है, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद कैश है, कैश एंड बैंक है, जो भी करंट एसेट्स में दिया हुआ है, कितना 40,000। ये हो गया आपका 1,60,000, दैट्स मीन यहाँ हो गया 5,40,000। अब इसमें हम लोग लेस करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, लेस करते हैं हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आपका आ जाता है, आप लोगों को बताए थे नॉन करेंट लायबिलिटी, ओके। नॉन करेंट लायबिलिटी में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ओके। 1,40,000, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी कितना है भाई, 80,000, इसके अंदर भी सन्डी क्रेडिटर है 80,000। क्लियर है? अब इनको हम लोग ये करें 2,20,000 लेस करें, तो ये अपना आ जाएगा 3,20,000। ये आपका आ जाएगा नेट एसेट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर। फिर इसमें हम लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। साथ में ये भी ध्यान देना है कि सारा एडजस्टमेंट यूटिलाइज हो गया ना, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3, 4 नंबर अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है कोई नया एसेट्स का वैल्यू आ जाए तो वो भी लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट पूरा यूटिलाइज करना है। तो 4 नंबर जो एडजस्टमेंट हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम में आएगा ही, ठीक है। अभी तो इसमें लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 60,000 का, दिखा सब कोई को। और डिविडेंड 60,000 के ऊपर 9%, और ये कितने सालों से बाकी था, 5 सालों से बाकी था, ठीक है। 27,000, दैट्स मीन्स 87,000 यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। इसको लेस करके बताइए, तो ये आपका हो जाएगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2,33,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल दें, 2,33,000 आ गया। एक चीज आप लोगों ने भी नॉक नहीं किया यहाँ पे, अभी अनकॉल्ड अप तो बाकी है। क्या बाकी है, अनकॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर में जाइए, देखिए 15,000 इंटू 10 फुल्ली पेड है पे दिख रहा है, और 20,000 जो टैन करके उसमें से 6 पेड है, यानी 4 ड्यू है अभी भी। 20,000 इंटू 4 80,000,
ओके, दैट्स मीन्स 3,13,000। ये आपका क्या हो गया, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग निकालें वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, तो नेट एसेट्स कितने का है अभी, 3,13,000 एंड टोटल शेयर हम लोग जाके देखें, ये जो आएगा ये फुल्ली पेड अप का आता है। किसका आता है, फुल्ली पेड अप का। ओके, डिवाइडेड बाय शेयर आप जाके देखिए, एक 15,000 है और एक 20,000 है। 15,000 प्लस 20,000 कितने आ रहे हैं, 8.94। ओके, फिर हम लोग पार्टली पेड अप का कर ले, पार्टली पेड अप। तो हम लोग जानते हैं ₹8.94 में से जितना अभी अनकॉल्ड अप है, कितने का अनकॉल्ड अप था, ₹4 अनकॉल्ड अप था। दैट मीन्स ₹4.94। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा पार्टली पेड अप का। इसमें कोई क्वेरी, तो सवाल में क्या मिला, व्हेन द फुल बैलेंस शीट इज गिवन, अगर पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है तो आपके ऑप्शन में एसेट्स अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच दोनों आता है, बट यू हैव टू चूज एसेट्स अप्रोच। रीजन, क्योंकि इससे जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे, किसी का भी रीवैल्यूएशन दिया रहेगा तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बट व्हेन वी आर गोइंग टू चूज लायबिलिटी अप्रोच, वो भी सही होगा, लेकिन मुद्दा क्या है, इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये दूसरा मेथड है, इसका नाम है अर्निंग मेथड या फिर यील्ड मेथड। ठीक है, तो अर्निंग मेथड में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कंपनी का सिर्फ कितना भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो देखना पड़ता है। मतलब हम लोगों को उसका एसेट्स एंड लायबिलिटी का डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो अर्निंग कहीं से भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग ऐसे तो जानते हैं सेल से हम लोग जो कॉस्ट माइनस करते हैं वहीं से हम लोग का अर्निंग शुरू होता है, पर एक्चुअल हम लोग वो सब हटा देने के बाद हम लोग का ये निकलता है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले होता है रियल में सेल, क्या होता है सेल, उससे हम लोग दो कॉस्ट माइनस करते हैं वेरिएबल बिजनेस के पीछे जो ऑपरेट करने में लगता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करते हैं तो उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। उससे जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो तब ये आता है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है, मतलब सेल से आप दो टाइप का कॉस्ट माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तब जाके ये आता है। तो आपको सेल से इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको इंफॉर्मेशन यहीं से देगा। अगर सेल से भी देता है तो सिंपल सा दोनों कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा, कौन कौन, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तब आपका ये आ जाएगा EBDIT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे आप क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन, डी हट गया तो क्या बचा है EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, इंटरेस्ट आपका डिवेंचर के ऊपर निकलता है और लोन के ऊपर निकलता है। EBIT, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है वो हम लोगों का दो चीजों पे निकलेगा, लोन और डिवेंचर। उससे इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से फिर टैक्स माइनस करते हैं। अगर टैक्स का रेट दिया रहा तो गुड, नहीं दिया रहा तो आप अपने तरफ से 50% ले सकते हो। कितना, 50% तक ले सकते हो, अपने तरफ से 50% तक ले सकते हो। ठीक है, अगर दिया रहा तो वही लेना, नहीं दिया रहा तो। उसके बाद ये आ जाता है पैट, इससे रिजर्व माइनस करेंगे। रिजर्व जो परसेंटेज में गिवन रहेगा वही वाला माइनस करेंगे, अमाउंट वाला नहीं। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर हो गया, फिर इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दे देते हैं, तब ये आ जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब उसके बाद जो इक्विटी शेयर निकालना आपको ये देखना है NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन है कि नहीं। अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और नहीं गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मतलब पहले आपको ये बिगिन करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या बिगिन करना है, ये बिगिन करना है। पर एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपको ये स्टार्टिंग से ही दे, ये कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। आपको सेल से भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स भी दे सकते हैं, या फिर ये पैड भी दे सकता है, कहीं से भी ये शुरुआत कर सकते हैं। ये हम लोग पूरा स्टार्टिंग टू एंड लिख दिए हैं, पर वो स्टार्टिंग से भी बिगिन कर सकते हैं और मिड ऑफ द पॉइंट से भी बिगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी एकदम।
5 नंबर सम्स में सबको आई है। सवाल के लास्ट में जाके पहले देखिए कौन सा मेथड है। यू आर आस्क्ड टू वैल्यू द इक्विटी ऑफ शेयर अंडर यील्ड मेथड, दिख रहा है। चलिए तो सबसे पहले अपना देखते सवाल में क्या क्या चीज दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर, इससे आपको डिविडेंड में काम आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड में। इक्विटी शेयर, एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाला रिजर्व नहीं लेना है, परसेंटेज वाला रिजर्व लेना है। द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द मार्केट इक्विटी शेयर टू बी सेम टाइप 9%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, ये वाला। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल एसेट्स इतना रुपए के एसेट फिक्टिटियस नेचर के हैं और ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। तो इसमें देखा जाए आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का भी इंफॉर्मेशन है और इल्ड का भी। तो फिलहाल आपको इल्ड करना है। इल्ड मेथड मतलब अर्निंग मेथड में आपको करना क्या रहता है भाई, प्रॉफिट लेके काम करना रहता है। किससे लेके, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहां से दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, दिखा है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबका फुल फॉर्म हम लिख दिए हैं। डी नंबर एडजस्टमेंट में कितना है, 8505। तो टैक्स के बाद हम लोग लेस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ 10% मारोगे तो 851 आएगा। इसको लेस करिए एक बार। फिर हम लोग ये आता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, कितना आ रहा है, 7654। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्लियर है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए कितने का है, इसमें एरर वगैरह नहीं, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना कंपलसरी है। कितना है, 450 प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच करके है, दिख रहा है। तो 450 इंटू 100, ठीक है, तो मतलब 45,000 के ऊपर 6%, क्लियर है। 450 इंटू 100 होगा ना, इंटू 6%, कितना 2700। कितना आ रहा है लेस करने के बाद, ये हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 4954, क्लियर है। और क्या दिया हुआ है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले क्या देख लेना है कि प्रॉफिट कहां तक का दिया हुआ है, वहां से आप शुरू करके आप आइए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद आप इधर आ जाइए। इधर में अपने को क्या देखना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं। अगर दिया हुआ तो ये फंडा करेंगे, नहीं दिया हुआ तो ये फंडा। तो आपको दिख रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कितना नंबर, ई नंबर एडजस्टमेंट में। तो ध्यान दीजिए, तो वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर निकालने के लिए आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है व्हेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आप लोगों को सीधा क्या करना है, वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर निकालना है, क्लियर है। तो इसमें क्या करना रहेगा आपका, अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और पेड अप वैल्यू। तो पहले अपने को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। पाफेस कितना निकाले हो, देखो 4954। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू निकालना है, पर शेयर नहीं, टोटल वैल्यू। तो इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है देखिए जाके, 4500 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज ईच। तो 4500 इंटू 10 कितना होगा, 45,000, ठीक है, रुपया में निकालना पूरा, इंटू 100 कितना आ रहा है, 11%। ओके, अब यहां पे हम लोग लिख दें कितना और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 11, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 9%, और एक शेयर पेड अप वैल्यू पर शेयर, मतलब पर इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो पर इक्विटी शेयर का वैल्यू ₹10 दिया हुआ है, कितना आ रहा है देखिए 12.22, ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत। इसको एक बार नोट कर लीजिए। 6 नंबर में आइए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। 60,000 है, 7 रुपया पेड अप है, 2,000 है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब ये प्रॉफिट बिफोर अर्निंग बिफोर टैक्स है, ईबीडी है, टैक्स रेट दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस बार हम लोग को इंफॉर्मेशन कहां से दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्स,
कितना दिया हुआ अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख। अगर टैक्स का रेट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम लोग खुद से 50% ले लेंगे। फिलहाल टैक्स का रेट दिया हुआ है, कितना दिया 35%, तो इसके ऊपर 35% मारना 4 लाख के ऊपर 1,40,000, तो ये 2,60,000 हो जाएगा। इसको हम लोग पैट कॉल करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इससे लेस करते हैं हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना दिया हुआ है 20%, तो एट द रेट ऑफ 20% दैट्स मीन्स 52,000, दैट्स मीन्स 2,08,000। फिर इससे हम लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप देख लीजिए ऊपर में कितना है 2,000 इंटू 100, 2 लाख रुपए है तो 2 लाख के ऊपर हम लोग 10% लेंगे, दैट्स मीन्स 20,000, दैट्स मीन्स 1,88,000। ये क्या आ गया आपका पाफिस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है 1,88,000 हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें, फिर वही देखना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया मतलब यही फॉर्मूला, तो पाफिस कितना दिया हुआ है 1,88,000 दिया हुआ है, और पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू लेना है। तो देखिए पेड अप वैल्यू कितना दिया 60,000 इंटू 7, 60,000 इंटू 7 दिख रहा है 7 रुपये पेड अप हुआ है इंटू 100। तो यहाँ कितना हो रहा है एक बार इंटू करके बताइएगा नीचे 1,88,000, यहाँ पे कितना 4,20,000 इंटू 100 कितना आ रहा है 44.76 ये आ रहा है ना। चलिए तो 44.76 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट कितना है 20, और एक शेयर का कीमत कितना दिया हुआ है पेड अप जितना दिया उतना ही 15.67, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे लिखे देखो पेड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेरी है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। 8 नंबर में आइए, देखिए इसमें कौन सा बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें कोई मेथड नहीं बोला है, एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो बोला एज्यूम करके, तो वही अर्निंग मेथड हुआ। कौन सा हुआ अर्निंग मेथड। तो आइए पहले ढूंढिए क्या क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, लोन, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स मतलब EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही हुआ ना। क्या बोला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो बोला कितना दिया हुआ है 7 लाख दिख रहा है। चलिए इससे हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट, क्या लेस करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देखिए 2 दिया हुआ है, एक डिवेंचर भी दिया हुआ है और एक लोन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले 6 लाख के ऊपर कितना हमारे 6,50,000 के ऊपर 10%, 6,50,000 के ऊपर 10% प्लस 12 लाख के ऊपर कितना 13%, ठीक है। दोनों को सम ऑफ करके बोलिए कितना हो रहा है 2,21,000, ठीक है। दैट्स मीन 4,79,000। ये क्या हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे हम लोग टैक्स माइनस करें, टैक्स गिवन है 25% गिवन है, नहीं रहेगा तो 50 लेंगे, 25% इसमें मारिए 11, ठीक है। लेस करिए तो ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। अब इससे हम लोग लेस करते हैं तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है, देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व परसेंटेज में दिया हुआ है नहीं, तो 3,59,250। फिर इससे हम लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर कितना है देखो 4,50,000 है ना, इसके ऊपर 12% कितना हो रहा है 54,000, क्लियर है। लेस करिए
ओके, ये आपका क्या हो गया, पाफेस। क्लियर है। अब हम लोग को देखना है कि इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है कि नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। इस समय हम लोग का वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर निकलता है पाफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पाफेस हम लोग कितना निकाले हैं, 305250, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जाके देखिए 9 लाख रुपया है, 100 रुपया दाम है, यानी 9000 शेयर है। 9 लाख रुपया को 9000 से, मतलब 9 लाख रुपया को 100 से डिवाइड किया तो 9000 शेयर आ गया, 33.92। 91 बोलो ना, कितना है, 916। ठीक है, तो ईपीएस कितना हुआ, 33.916, और प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया हुआ देखिए 10 दिखा, तो ₹399.16। यहाँ पे जब भी अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ईपीएस का फॉर्मूला क्लियर है, पाफेस बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पाफेस यहाँ से ले लिए और इक्विटी शेयर सम से इतना आया, ईपीएस की जगह बैठाए। प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए 10 दिया हुआ है, तो 10 यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई के देते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। एक चीज और बोल रहे हैं,